हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप मित्रों। ये DSSB का इंग्लिश सेक्शन है। आइए आज हम ये सॉल्व करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट्स एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर project will eventually become something that it is a waste of money because it is completely useless, burdening taxpayers with its escalating cost and delays. ओके, इसमें हेडलाइन नहीं है, एक्चुअली हेडलाइट होना चाहिए था। तो इसमें जो इडियम है वो यहाँ से है, इट इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली यूजलेस। एक ऐसी चीज़ जिस पे आपने बहुत सारे पैसे खर्च किए लेकिन वो किसी काम का नहीं है। तो ऑप्शन से देखते हैं, अ बुल इन अ चाइना शॉप, इट मीन्स लाइक इफ अ पर्सन इज क्लमसी, लाइक आप बहुत क्लमसी है, मैसी है, कोई काम अच्छे से नहीं कर पाते, उसे बोलते हैं अ बुल इन अ चाइना शॉप। अ डार्क हॉर्स मीन्स हिडन टैलेंट। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आपके आसपास, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी फैमिली में कोई ऐसा होगा जिसको देखकर आपको फील होता होगा कि ये काम नहीं कर सकता, लेकिन सडनली जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम वो एक पर्टिकुलर पर्सन कर लेता है। तो उसे कहते हैं अ डार्क हॉर्स, जिसमें हिडन एबिलिटी होती है, हिडन टैलेंट होता है जो हम सबको नहीं दिखता। अ पिंक एलिफेंट, एक्चुअली ऐसा कोई इडियम इंग्लिश लैंग्वेज में है ही नहीं। तो द राइट आंसर इज अ वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट, ऑनेस्टली बताऊँ तो वाइट एलिफेंट एक्चुअली है, इंडिया में कम ही है, बट हाँ वाइट एलिफेंट होते हैं। और अकॉर्डिंग टू द इडियम वाइट एलिफेंट बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, लेकिन काम उसका कुछ यूनिक नहीं है, वो सेम है जैसे बाकी है, तो इट कैन डिफर एज यूजलेस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको समझ आया हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ मेटाफोर्स। तो एक काम करते हैं, पहले इसको ना हम तोड़ के देखते हैं। मेटा का मीन्स होता है चेंज, एंड फोर्स का मीनिंग होता है फॉर्म। इट मीन्स टू चेंज द फॉर्म। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसमिट। ट्रांसमिट का मीनिंग भी होता है चेंज, लेकिन ट्रांसमिट इट कैन बी लाइक कोरोना है, ये वायरस है, ये चेंज होता है एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरी जगह, एक प्लेस से दूसरी जगह जाता है, इसे कहते हैं ट्रांसमिट। प्रिजर्व, ये हम सबको पता है, संरक्षण करना। ट्रांसफॉर्म और रिलाई मीन्स डिपेंड। हाँ, आप कंफ्यूज हो सकते हैं ट्रांसमिट और ट्रांसफॉर्म में, क्योंकि ट्रांसमिट को भी हम ट्रांसफॉर्म समझते हैं और ट्रांसफॉर्म को तो ट्रांसफॉर्म समझ ही रहे हैं, लेकिन इनमें एक डिफरेंस है। जो ट्रांसमिट है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लेकिन ट्रांसफॉर्म एक ही चीज़ है जो कि चेंज होती है। मान लो कि आपका भी छोटा सा घर है, ठीक है, और आपने उसमें पैसे लगा के या उसको कुछ भी एम्बेलिश करके उसको बड़ा बना दिया है, तो इट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। और मेटाफोर्स का मीनिंग ही है कि चेंज द फॉर्म, यानी एक पर्टिकुलर चीज़ को चेंज करना। जैसे हमारा कल्चर है, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, लेकिन कल्चर तो पूरा नहीं बदलता। तो द राइट आंसर विल बी ट्रांसफॉर्म। आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आर। हमें हमेशा अपने बड़ों की क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इसमें बड़े, एल्डर। देखिए, इसमें किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं हो रही है, तो एब्सोल्युटली इसमें जो है प्लूरल आएगा, और ये सिंगुलर है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। एल्डर्स बड़े, ओल्डर्स बड़े, और अगेन ये सिंगुलर है। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं एल्डर्स एंड ओल्डर्स में, क्योंकि दोनों ही बड़े के, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। जो ओल्डर्स है ये आता है जो हमारे ब्लड से रिलेटेड है, जैसा हमारा बड़ा भाई। लेकिन एल्डर्स ये सभी के लिए है जो भी हमसे बड़े हैं, चाहे वो हमारी सोसाइटी में हो, हमारी फैमिली में हो, कहीं भी। तो यहाँ किसी फैमिली की तो बात नहीं हो रही, यहाँ पे हमसे बड़ों की बात हो रही है। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ओल्डर्स।
सॉरी एल्डर्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Select the most appropriate option to fill in the blank. The IT department installed the desk in the lab today. तो ये क्वेश्चन आप देखिए, ऑप्शन देखिए, आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन एडजेक्टिव टॉपिक का है और इसके लिए रूल्स होते हैं। आई थिंक आपने पढ़ रखे हैं या नहीं, अगर आप चाहोगे तो मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ा दूंगी। इसका रूल होता है जिसमें सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑर्डिनल आएगा, यानी कि फर्स्ट 6 न्यू चैप्टर ये होगा। अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो देखिए, लास्ट में कंप्यूटर है। कंप्यूटर क्या है? नाउन है, और नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। इसमें एडजेक्टिव क्या है? न्यू। तो आप यहाँ से भी पता लगा सकते हैं। अगर आप चाहेंगे एडजेक्टिव सीखना तो आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट सेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट आंसर यही होगा, द IT डिपार्टमेंट इंस्टॉल द फर्स्ट 6 न्यू कंप्यूटर्स। नेक्स्ट है, हिज करियर एज अ क्रिकेटर बाइट द डस्ट एट एन अर्लियर स्टेज। आई एम सो सॉरी, बाइट यहाँ स्पेलिंग एरर है, यहाँ पे बाइट होगा। अगर आप बाइट द डस्ट इस इडियम को समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब है धूल चाटना। जो क्रिकेटर था, जब उसका अर्ली स्टेज चल रहा था तभी लाइक वो हार गया या फिर उसका करियर डूब गया, तो उसका ऑप्शन देते हैं रीच्ड सक्सेस। ये तो पॉजिटिव है, और सेंटेंस ही समझ आ रहा है कि नेगेटिव है। स्टार्टेड ये भी नहीं होगा। एंडेड क्रिएट अ सेंसेशन, क्रिएट अ सेंसेशन इसका तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं बैठता, तो द आंसर विल बी एंडेड। स्टार्टिंग में ही उसका जो करियर था क्रिकेटर का, उसने धूल चाटी, यानी कि हार गया या खत्म हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग लाइन टैग टू फिल इन द ब्लैंक। ओके, लेट मी टेल यू, ये क्वेश्चन जो है इसको क्वेश्चन टैग बोलते हैं और ये इजीएस्ट क्वेश्चन है। इसको कोई भी आसानी से कर सकता है। इसका एक रूल आपको याद रखना है, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, और सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। ठीक है, पॉल मी इज नॉट कमिंग विद अस, क्वेश्चन टैग नेगेटिव है तो टैग क्या, सॉरी सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। वॉज शी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, चारों पॉजिटिव है, बट एक और चीज इसमें इज नॉट, यानी कि प्रेजेंट है तो वॉज नहीं आएगा, वर शी नहीं आएगा, इज शी और डज शी, तो द आंसर विल बी डज शी। नेक्स्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, इसमें आपको स्पेलिंग वर्ड, इसमें कोई एक वर्ड है जो कि गलत है वो पता लगाना है। द इन्फर्मेरी एट द मिलिट्री बेस इज इक्विप्ड विद स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल एमेनिटीज टू केयर फॉर इनकैप्सुलेटेड सोल्जर्स। तो पहले सबकी मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले आता है इनकैप्सुलेटेड। इसका मीनिंग है कि लाइक कोई ऐसा पर्सन जिसे इंजरी हुई है और इंजरी की वजह से वो मूव नहीं कर पा रहा। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फर्मेरी। इन्फर्मेरी का मीनिंग है, एक मिनट, इन्फर्मेरी इसका मीनिंग है कोई ऐसी जगह, प्लेस जहाँ पे मेडिकल हेल्प दी जाती है उन लोगों को जो कि बीमार हैं। ठीक है, ये एक इंस्टीट्यूशन होता है, एक जगह होती है जहाँ पे मेडिकल हेल्प मिलती है टू द सिक पीपल। एमेनिटीज, एमेनिटीज का मीनिंग होता है द इन्फर्मेरी एट द मिलिट्री बेसिस। ओके, एमेनिटीज का मीनिंग होता है फैसिलिटीज, एक ऐसी फैसिलिटीज जो कि प्लीजेंट हो। मीन्स अगर आप देखेंगे तो सेंटेंस में ही बता रहे हैं कि ऐसी जगह जहाँ पर फैसिलिटी दी जाती है जिससे सिक पीपल जो है ठीक हो जाए।
फैसिलिटी, कैसी फैसिलिटी, जो कि प्लीजेंट हो। नेक्स्ट है इक्विप्ड। इक्विप्ड का मीनिंग हम सभी जानते हैं, लाइक हथियार, औजार या फिर लदे हुए चीज़ों से, ठीक है। तो इसकी जो इसमें जो रॉन्ग स्पेलिंग है वो है इन्फर्मेरी की, इन्फीमेरी, इन्फीमेरी, इसमें ME की जगह A आएगा, इन्फीमेरी। इन्फीमेरी का मीनिंग क्या है? एक ऐसा प्लेस जहाँ पर मेडिकल हेल्प दी जाती है। और एक्चुअली ये मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी देखा है, तो आप चाहो तो उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। Select the most appropriate option to fill in the blank. The dress is the dash of them all. ये जो ड्रेस है, आप देखिए इसमें द है, ये भी एडजेक्टिव है, कंपेयर वाला, इसमें कंपेरिजन कर रहे हैं, और द लगा के ये जो है सुपरलेटिव डिग्री हुई, द लगा के सुपरलेटिव डिग्री। दिस ड्रेस इज द डैश ब्यूटीफुल, ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, न्यू, मोस्ट ब्यूटीफुल, मच ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री पढ़ते हैं, ये प्रैक्टिस सेशन है इसलिए मैं इसमें आपको सारे रूल्स नहीं बता रही हूँ। सुपरलेटिव डिग्री में द के बाद मोस्ट आता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है, द मोस्ट ब्यूटीफुल। मच नहीं आएगा, मोर नहीं आएगा। मोर कंपेरेटिव में जो कंपेरेटिव डिग्री में होता है, इसमें द नहीं आता। अगर मोर है तो द नहीं आएगा, और आगे एक और उसमें नाउन होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ट्री चेरियस। मैं आपसे बोलूँगी कि आप भी एक बार सारे ऑप्शन को देखें और उसके बाद करें। ट्री चेरियस, ट्री चेरियस का मीनिंग होता है ऐसा, कोई ऐसा जो डिसऑनेस्ट हो, डिसलॉयल हो, धोखा ना दे, जो धोखा देता हो, ठीक है। फेथफुल, फेथफुल इसका एंटोनिम है जिस पे भरोसा किया जा सकता है, तो ये नहीं हो सकता। ऑनेस्ट भी इसका एंटोनिम है, ये भी नहीं हो सकता। प्रेजुडाइज्ड, ये ऐसे लोग हैं जो अपने पद का गलत फ़ायदा उठाते हैं या फिर प्रीजज करते हैं, लेकिन इसका डिसऑनेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। ट्रिटेरियस, ट्रिटेरियस का मीनिंग होता है डिसऑनेस्ट, डिसलॉयल एंड ट्रिटेरियस, जो कि ये है, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन टैग का ही है। अगेन इसमें नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव सब में दिए हुए हैं। अहमद हैज़ नॉट कंपोज्ड अ सिनोनिम, इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, तो ये क्वेश्चन टैग भी हैज़ का ही बनेगा। हैव ही प्लूरल जा रहा है, नहीं होगा। हैड ही पास्ट में जा रहा है, नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। हैज़ ही होगा, ये भी अगेन पास्ट में है, ये भी नहीं होगा। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आगे भी प्रेजेंट ही होगा, ओके। तो नेक्स्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11। अगर आपको स्पेलिंग पता है तो आपको क्वेश्चन देखने की नीड ही नहीं है, लेकिन अगर आपको स्पेलिंग नहीं पता या मीनिंग भी नहीं पता तो क्वेश्चन देखिए जिससे आपको समझ आए। सम इंडिविजुअल्स ओपाइन दैट द एपोकैलिप्स विल हेराल्ड द टर्मिनेशन ऑफ द वर्ल्ड एज प्रोफेसाइज्ड इन आर्काइक टेक्स्ट। तो सबसे पहले मीनिंग समझते हैं, फिर इसका मीनिंग देखेंगे। जो कुछ इंडिविजुअल्स हैं, ओपाइन, ओपाइन का मीनिंग होता है टू गिव ओपिनियन। टू गिव ओपिनियन। तो सम इंडिविजुअल्स ओपाइन, यानी कि कुछ लोगों का ये ओपिनियन है या कुछ लोग ये ओपिनियन देते हैं दैट द एपोकैलिप्स, एपोकैलिप्स का मीनिंग होता है, ये रहा एपोकैलिप्स, इसका मीनिंग होता है वैनिश, यानी कि खत्म हो जाना, द एंड। और बेसिकली इन्होंने बोला है ओपाइन दैट द एपोकैलिप्स
विल हेराल्ड द टर्मिनेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वैनिश, किसके वैनिश की बात कर रहा है ये? वर्ल्ड के वैनिश की बात करें, यानी कि द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और हेराल्ड, हेराल्ड का मीनिंग है स्टार्ट। इट कैन बी लाइक, ये ना एक्चुअली हेराल्ड मतलब कुछ संकेत करना स्टार्ट होने का। जैसे आपने देखा है जैसे आपने देखा है कि जब काले बादल, ओह आई एम सो सॉरी, कि जब काले बादल होते हैं तो हमें उसको देख के पता चलता है कि आज बारिश हो सकती है, यानी कि काले बादल संकेत दे रहे हैं बारिश होने का। तो इसी तरह बता रहे हैं कि सम इंडिविजुअल्स ओपिन, कुछ लोगों का ओपिनियन है कि एज प्रोफेसाइज्ड इन आर्किक टेक्स्ट, कि हमारे जो आर्किक टेक्स्ट हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा जो वर्ल्ड, आर्किटेक्ट ये संकेत देते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड है इट विल बी एंड सून, या इट कैन बी एंड सून। तो इसका मीनिंग हमने सबका देखा। आर्काइक का मीनिंग होता है आउटडेटेड। इस एपोकलिप्स का मीनिंग आपको बताया, और पैंग का मीनिंग बताया, हेराल्ड का मीनिंग बताया। तो इसमें स्पेलिंग एरर देखिए, ARCHAIC, ये स्पेलिंग करेक्ट है। ओके, इस स्पेलिंग में दिक्कत है, एपा नहीं होता, एपो होता है, एपोकलिप्स। तो यही हमारा आंसर होगा। ओपाइन, ये बिल्कुल ठीक है। ओपाइन मीन्स टू गिव ओपिनियन, ये आपको याद रखना है क्योंकि वो कैब रिपीट होती है। हेराल्ड, हेराल्ड मीन्स कुछ स्टार्ट होने का संकेत होना, या टू प्रिटेंड स्टार्टिंग। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके डाउट क्लियर करने की। तो नेक्स्ट है, इसमें आपको सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और WS। रफ एंड हार्श, रफ एंड हार्श यानी ऐसा कुछ जो काफ़ी रफ हो, हार्श हो, अजीब सा हो, बेकार सा हो, ठीक है। तो देखते हैं हॉक्स। हॉक्स का मीनिंग होता है, अभी हमने देखा था ना, ट्रीचेरियस, डिसऑनेस्टी, डिसलॉयल, वही हॉक्स का मीनिंग है, डिसऑनेस्टी। ओके, नेक्स्ट है होस। होस एक्चुअली ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं इंग्लिश लैंग्वेज में। होबल, होबल का मीनिंग है टू वॉक इनएप्रोप्रिएटली। इट मीन्स, आपने देखा होगा कभी किसी की चोट लग जाती है तो वो थोड़ा इनएप्रोप्रिएट तरीके से चलता है, थोड़ा लंगड़ा कर या किसी चीज़ का सहारा लेके, दैट्स कॉल्ड होबल। तो आंसर विल बी होरी। होरी से होरी रफ एंड हर्स के लिए यूज होगा होरी, होरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, वन वर्ड OWS बहुत ज़्यादा आते हैं तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी SSC के PYQ ना देख के जो DSSB में आया है उसी के देखिए। कंप्लेन इन अ बैड टेम्पर वे, यानी कि आप किसी से कंपेयर कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो लेकिन बहुत गलत तरीके से गुस्से में कंप्लेन कर रहे हो। तो उसका मीनिंग देखते हैं। ग्रूसम, ओके, ग्रूसम मीन्स होता है लाइक टू बी सुपरलेटिव, टू बी सुपरलेटिव, इट कैन बी सुपरलेटिव, लेकिन इसमें कहीं भी कंप्लेन करना जो कि नहीं है। ग्रूसम कैन बी लाइक इट वॉज अ ग्रूसम साइक्लोन, यानी कि वो एक काफ़ी बड़ा साइक्लोन था, काफ़ी भयानक था, ठीक है। ग्रंज, ग्रंज एक म्यूजिक स्टाइल हो सकता है, म्यूजिक स्टाइल को ग्रंज कहते हैं, ग्रंट। और इट कैन बी अ डर्टी अपीयरेंस, डर्टी अपीयरेंस को भी ग्रंज बोलते हैं। ग्रमटाइल ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं। देखिए DSSB में ऐसा बहुत होता है कि जो वैलिड ही नहीं है वो वर्ड्स आते हैं। तो इसका आंसर होगा ग्रंट। ग्रंट इज द राइट आंसर। ग्रंट है कंप्लेन इन अ बैड टेम्पर वे।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 14। तो ये क्वेश्चन हमको देखने में लगता है कि डिफ़िकल्ट होंगे, लेकिन हम एक एक करके लाइन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए बी सी सी बी, यानी कि ए से तो हमारा स्टार्ट नहीं होगा, तो हम बी सी डी से देखते हैं। लेकिन एक बार हम चारों लाइन पढ़ के देखते हैं, ठीक है। द की टू द सिस्टम is to the pancreatic hormone insulin, through which the body attempts to manage blood sugar level and ensure the cell receive the right amount of energy। इसमें बोल रहे हैं कि हमारा कोई सिस्टम है, किस सिस्टम की बात हो रही है, शायद डाइजेस्टिव सिस्टम हो या कुछ भी, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। द की टू द सिस्टम इज द पैंक्रेटिक हार्मोन, यानी सिस्टम की जो की है वो पैंक्रेटिक हार्मोन है, इंसुलिन, जिसका नाम है इंसुलिन। थ्रू विच द बॉडी अटेम्प्ट टू मैनेज ब्लड लेवल शुगर, जिसके द्वारा जो बॉडी है वो मैनेज करती है हमारा ब्लड शुगर लेवल, और इंश्योर करती हैं, ये तय करती हैं कि जो सेल्स हैं वो राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी जितनी एनर्जी हमें चाहिए वो रिसीव करें। सेकेंड है अनफॉर्चुनेटली दिस लॉक एंड की सिस्टम डजंट ऑलवेज परफॉर्म लाइक दिस। लेकिन दुर्भाग्यवश ये जो लॉक एंड की, इसमें देखिए इसमें की सिस्टम है और इसमें भी की सिस्टम की बात की गई है, तो आई थिंक ए के बाद ही बी आना चाहिए। आगे देखते हैं दिस लॉक सिस्टम डजंट ऑलवेज परफॉर्म लाइक दिस, लेकिन ये हमेशा से इस तरह परफॉर्म नहीं करते। नेक्स्ट है एवरी सेल इन द बॉडी नीड्स शुगर एज एन एनर्जी। इसमें बता रहे कि हमारी बॉडी के जितने भी सेल हैं उनको शुगर चाहिए, क्योंकि वो एक एनर्जी का सोर्स है। लेकिन अगर ज़्यादा शुगर होगी तो वो टॉक्सिक हो सकती है हमारी सेल के लिए, और जो इक्विलिब्रियम चाहिए और इस इक्विलिब्रियम के लिए कि ना शुगर ज़्यादा हो ना कम हो, प्रॉपर बैलेंस रहे, इसके लिए हमें एक लॉक एंड की सिस्टम की ज़रूरत होती है। इसमें भी लॉक एंड की सिस्टम है, आप ध्यान दोगे, इसमें भी की बात की गई है और इसमें बताया गया है कि लॉक एंड की सिस्टम ये प्रॉपर वर्क नहीं करता। सेल्स कवर देमसेल्फ विद लॉक्स that respond perfectly to insulin key to facilitate the energy of control square। ये देखिए इसका इंट्रोडक्शन सी से ही हो रहा है, क्योंकि समय लोकन सिस्टम की बात की गई, लेकिन इंट्रोडक्शन यही से हुआ है कि हमारी बॉडी को लॉक एंड सिस्टम की ज़रूरत है। तो सी से हमारे दो शुरू हो रहे हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, शुरू हमारा दो से ही होगा। आप देखते हैं सी के बाद क्या आता है, इसमें सी के बाद डी दिया गया है। सेल्स कवर देमसेल्फ विद लॉक्स दैट रिस्पॉन्स परफेक्टली टू इंसुलिन की द एंट्री ऑफ सेल। देखिए इस वाले ऑप्शन में सी के बाद डी है। सी में बताया गया है कि हमारी बॉडी को जो सिस्टम है उसको लॉक एंड की सिस्टम की नीड है, और डी में बताया गया है कि लॉक एंड की सिस्टम क्या होता है, ये बता रहा है कि जो शुगर है वो उसको सेल्स में कैसे मेंटेन करता है। और अगर हम सी के बाद ए देखें तो सी में तो इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि हमारी बॉडी को लॉक एंड की सिस्टम है, और सी में बताया कि द की टू द सिस्टम इज द पैंक्रेटिक हार्मोन। इसमें की के बारे में सीधा बता रहे हैं, लेकिन लॉक एंड की सिस्टम की ज़रूरत क्यों है, वो कैसे काम करता है, वो सी के बाद डी में बता रहे हैं। ए में बताया है कि की जो है हमारी बॉडी को इस तरह से काम करती है कि इंश्योर करती है कि शुगर का लेवल मेंटेन रहे, लेकिन लास्ट में बोल रहा है कि अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश ये हमेशा से इस तरह काम नहीं करती। तो इस तरह जो इसका राइट आंसर होगा सी डी ए पी। अगर आप ध्यान दें तो मैं चेंज करती हूँ पेन, सी डी ए बी इट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई एम सो सॉरी। ओके, ये भी वही है, पैराजंबल ही है, तो शुरू करते हैं। बी क्या हो गया, बी डी ए बी, यानी कि बी से शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है, डी से, यानी सी से शुरू नहीं हो रहा। तो स्टिंग पढ़ते हैं, स्टिल रीडिंग स्टार्ट करते हैं, शायद हमें समझ जाए। स्टिल एट अ टाइम पीपल टुक इट वेरी सीरियसली, इवन गोइंग टू कंसिडरेबल लेंथ टू प्रोटेक्ट द किंग बाय। और मैं ये होप कर रही हूँ कि आप भी इसको पढ़ रहे हैं वीडियो पॉज करके। People took it very seriously, even going to considerable length to protect the king by appointing a substitute king who could sit on the throne during the eclipse। ये बहुत चटपटा सा लग रहा है। People took it very, इसमें देखिए it आ रहा है, क्या सीरियस लिया है पीपल ने, तो यहाँ से तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता।
नेक्स्ट पढ़ते हैं इन द सेकेंड केस। इन द सेकेंड केस इसका मतलब इससे पहले कोई और बात हुई है। देयर इज अ पेयर ऑफ कनेक्शन दैट वी नॉट देयर वेयर। आगे बढ़ते हैं। शायद that we no longer think of the scientific as possible, if only because the 3000 years of subsequent history have failed to bear out this connection। यहाँ कौन से कनेक्शन की बात हो रही है? आगे बढ़ के देखते हैं। यहाँ से शुरू नहीं होना, बट फिर भी we have to read it। These ranged, which ranged? Absolutely यहाँ से शुरू नहीं है। From medical symptoms, if his temporal blood vessels have collapsed and his eyes are blurred, he will die due to moisture connection। इसमें सॉरी मैं आपको हिंदी बताना भूल गई। ओके पढ़ते हैं। स्टिल एट अ टाइम, फिर भी उस समय जो पीपल थे, पीपल ने ये है बहुत सीरियस लिया। क्या सीरियस लिया हमको नहीं पता, लेकिन पीपल ने ये बहुत सीरियस लिया कि यहाँ तक कि उन्होंने जो उनके किंग थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी जगह पर कोई और किंग बिठा दिया, जिससे कि जो किंग है वो बच रहे। दूसरे केस में ये हुआ इन द सेकेंड केस, दूसरे केस में ये हुआ इन द सेकेंड केस देयर इज अ पेयर ऑफ कनेक्शन। वहाँ पे एक पेयर ऑफ कनेक्शन है। किसका पेयर ऑफ कनेक्शन है हमको नहीं पता, तो कोई सेंस हम पढ़ना भी चाहेंगे तो नहीं बनेगा। हम डी पढ़ के देखते हैं, शायद बने। समवेयर बिटवीन द 3 and 4000 ईयर्स एगो। यस, इसमें इंट्रोडक्शन हो रहा है, सेंटेंस डी से स्टार्ट होगा, लेकिन डी से भी दो है। आगे बढ़ते हैं। इन मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया जो कि कहाँ है, जो कि आज का इराक है। पीपल बिगेन रिकॉर्डिंग कनेक्शंस, पीपल ने जो है कनेक्शन को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। दे शो इन द वर्ल्ड दैट दे थॉट वुड अलाउ देम टू अंडरस्टूड हाउ थिंग्स वर्क एंड व्हाट माइट बी कमिंग इन द फ्यूचर। ओके, यहाँ कनेक्शन की बात आपको पता है, हमारी गैलेक्सीज में हम भी देखते हैं, प्लैनेट्स हैं, चांद तारे हैं, हम ये उसकी कनेक्शन की बात कर रहे हैं। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं और पता लगाते हैं कि हमारे फ्यूचर में क्या होना है, हमारे फ्यूचर में क्या लगा है, तो ये उस कनेक्शन की बात हो रही है। बता रहे हैं कि 3 से 4000 साल पहले मेसोपोटामिया जो कि आज का ईरान है, पीपल ने कनेक्शन को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। यानी कि वो कनेक्शन पे ध्यान देने लगे, जो एस्ट्रोलॉजी है उन पे ध्यान देने लगे और उस नज़रिए से वर्ल्ड को देखने लगे कि अगर हम इस कनेक्शन को पता लगा ले कि ये कैसे वर्क करता है, तो हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, फ्यूचर के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इन्होंने देखिए इन द सेकेंड केस इसका पेयर नहीं बन रहा। दिस रेंज फ्रॉम मेडिकल सिस्टम। डी के बाद ए पढ़ते हैं। इसमें डी के बाद सी है, डी के बाद ए है। सबसे पहले डी के बाद सी पढ़ के देखते हैं। These range from medical symptom if his temporal blood vessels have collapsed and his eyes। इसमें देखिए his के बारे में, यानी कि किसी के बारे में इंट्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन यहाँ डी सेंटेंस में किसी के बारे में नहीं बताया गया है, कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है। अब ए पढ़ के देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन 4 में दिया। ए स्टिल एट अ टाइम पीपल टुक इट वेरी सीरियसली, यानी कि उस समय लोगों ने इन कनेक्शंस को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया, इतना ज़्यादा सीरियसली कि उन्होंने अपने किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए एक दूसरा पर्सन बिठा दिया, जिससे कि अगर मृत्यु हो तो उस किंग की हो और हमारा राजा जो है बच जाए। ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस में उन्होंने बताया कि इन द सेकंड केस देयर इज अ पेयर ऑफ कनेक्शन दैट वी नो लॉन्गर थिंक ऑफ ए साइंटिफिकली पॉसिबल। इन्होंने कहा कि जो कनेक्शंस हैं, जो भी वो लोग करते थे, आज के टाइम पे हम कनेक्शन को साइंटिफिकली नहीं मानते। जो एस्ट्रोलॉजी है उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं कि ऐसा ही होगा, लेकिन फिर भी उस टाइम लोग 3000 साल पहले ये सब कर रहे थे। तो जो सेंस है वो यही बैठेगा, डी के बाद ए का, यही आंसर है। अगर आपका कोई और व्यू है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट करते हैं। देखिए ये पैराग्राफ है और DSSS में जो 20 मार्क्स का होता है उसमें पैराग्राफ आते हैं। ये PGT का ही है जो अभी रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले इनके क्वेश्चंस देखिए। ये इनके क्वेश्चंस हैं, वीडियो को पॉज करके देखिए। ये क्वेश्चन 16 है, ये 17 है, ये 18 है, इट इज़ 19 एंड इट इज़ 20। क्वेश्चन देखने के बाद आप पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ें,
तो जब आप पहले क्वेश्चन देख लेंगे तो ऐसा होगा कि आपको पता होगा कि क्या क्या की पॉइंट्स हैं जो वी हैव टू रिमेंबर व्हेन रीडिंग द पैराग्राफ। तो हम शुरू करते हैं। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। कभी कभी पैराग्राफ बहुत ईजी आते हैं, लेकिन हमें नहीं पता पैराग्राफ ईजी आएगा या मुश्किल, तो हमें पैराग्राफ पढ़ना ज़रूरी है। इसमें जो बात की गई है, इसमें कही है व्हाट डज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर अगेंस्ट, यानी कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट है वो किस लिए बना है, क्या काम है उसका। नेक्स्ट है व्हाट इंटरफेरेंस कैन बी ड्रॉन अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑन फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि जो कंज्यूमर एक्ट है वो किस तरीके से जो फ्रॉडुलेंट यानी कि जो फेक ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रहे हैं उसको रोक सकता है। थर्ड है एंटोनिम पूछा है फ्रॉडुलेंट का। ये तो हम देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, हम सबको पता है फ्रॉडुलेंट का मीनिंग होता है फेक। अगर आप इसका तोड़े तो इसमें लिखा है फ्रॉड का मीनिंग है फेक। ऑनेस्ट इसका एंटोनिम डेफिनेटली। हॉस्टाइल इसका एंटोनिम नहीं हो सकता। रिस्पेक्टफुल इसका सिनोनिम भी नहीं है, सॉरी, बट ये नहीं है पॉसिबल। प्राइमरी ये तो कहीं तुक ही नहीं बैठता। ठीक है, तो अब पैराग्राफ पढ़ा जाए। ओके 19 में पूछा है सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, जो पैसेज पढ़ के ही पता चलेगी। एंड देन हाउ डज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इम्पैक्ट कंज्यूमर इन देयर डे टू डे लाइफ। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो कंज्यूमर की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या पड़ता है। तो पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं हम विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। ओके पढ़ते हैं। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसी की बात हो रही है। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज अ लैंडमार्क लेजिस्लेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, किसके लिए, कंज्यूमर्स के लिए। द मेन function of this act is to protect consumer from fraudulent trade practices। जो मेन फोकस है इस एक्ट का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, नाम से ही पता चल रहा है कि कंज्यूमर की प्रोटेक्शन करने वाला एक्ट। ठीक है, तो जो इसका जो मेन मोटिव है इस एक्ट का वो है कि कंज्यूमर्स को जो फ्रॉड चीज़ें मार्केट में हो रही है उससे बचाना, मार्केट इन द मार्केट प्लेस, एंड प्रोवाइड रिड्रेशल। देखिए ध्यान रखिए, इसका मीनिंग होता है सॉल्यूशन, यानी कि टू प्रोवाइड सॉल्यूशन एंड प्रोवाइड रिड्रेशल टू देम फॉर देयर ग्रीवेंसेस। आपने देखा होगा हम लोग जब हमारे साथ कुछ गलत होता है, हम कुछ खरीद रहे हैं, उसमें MRP है, MRP से ज़्यादा पैसे ले लिए, हम उस टाइम नहीं बोल पा रहे, देन हम ग्रीवेंसेस डालते हैं, ईमेल करते हैं, पूछते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो वो सब जो हमें अधिकार मिला है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की वजह से मिला है। तो इनका कहना है कि एक्ट इसलिए बना है जिससे कि वो कंज्यूमर है उनको फ्रॉड मार्केट रेट से बचाए, और जो भी उनका क्वेश्चन है, जो भी हम ग्रीवेंसेस में पूछ रहे हैं, उनको वो सोल्यूशन प्रोवाइड करे। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड अनफेयर डीलिंग। ये जो इसका जो प्रिंसिपल है वो सेल्फ हेल्प के लिए बना है और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है जिससे वो किसी भी तरह के एक्सप्लॉयटेशन का मीनिंग होता है शोषण, किसी भी तरीके से शोषण और अनफेयर डीलिंग से बच सके। इट इंटेंड्स टू प्रोवाइड सिंपल, स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेशल टू कंज्यूमर फॉर देयर ग्रीवेंसेस। इसका जो कंज्यूमर एक्ट का जो मोटिव है वो ये है कि सिंपल सी, स्पीड यानी कि जल्दी से और बिना किसी खर्च के, चीप में कंज्यूमर को उनकी ग्रीवेंसेस का सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। द एक्ट हैज़ टू इम्प्लीकेशन का क्वेश्चन था ना, हमने देखा था। द एक्ट हैज़ टू इम्प्लीकेशंस। फर्स्ट, इट गिव्स द कंज्यूमर द राइट टू कंप्लेन टू एन अथॉरिटी अबाउट हिज और हर ग्रीवेंसेस। पहला तो ये है कि कंज्यूमर को राइट है कि अगर उसके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, उसको लग रहा है कि
उसके साथ गलत चार्जेस लिए हैं या उसने जो ख़रीदा है वो ख़राब है, तो उसके पास ये राइट है कि वो कंप्लेन कर सकता है अथॉरिटी को। एंड सीक स्पीडी रिड्रेसल, और जल्दी से जल्दी उसका सोल्यूशन प्राप्त कर सकता है। सेकेंडली, द कंज्यूमर कैन क्लेम कंपेंसेशन फॉर एनी लॉस और इंजरी सफर्ड ऑन अकाउंट ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ द मैन्युफैक्चर। ये आपको पता है, आपने देखा भी होगा, बहुत सारे केसेस होते हैं। स्विगी से हम ऑर्डर करते हैं, जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, अगर हमारा सामान खराब आता है तो हम कंपेंसेशन यानी कि भत्ता, जुर्माना हम उनसे मांग सकते हैं। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा ही इम्प्लीसाइड हुआ है। इट अप्लाइज टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली नोटिफाइड बाय द सेंट्रल। ये जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल सब पर एप्लीकेबल है, जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ किसी को लिस्टेड आउट ना किया हो कि आप इस पे नहीं कर सकते। द एक्ट हैज़ मेड द कंज्यूमर मूवमेंट पावरफुल, ब्रॉड बेस्ड, इफेक्टिव एंड पीपल ओरिएंटेड। इस एप्लीकेशन ने जो कंज्यूमर है उनको पावरफुल बनाया है, ब्रॉड बेस्ड बनाया है, इफेक्टिव बनाया है, पीपल ओरिएंटेड। आई होप ये पैसेज आपको समझ गया। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। व्हाट डज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर अगेंस्ट? वो क्या करता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑन कंज्यूमर गुड्स, अनफेयर कॉम्पिटिशन अमंग बिजनेस, प्राइस फ्लक्चुएशन मार्केट, फ्रॉडलेंट टैक्स प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लोशन। प्राइस फ्लक्चुएशन इन द मार्केट, प्राइस के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं हुआ। अनफेयर कॉम्पिटिशन, बिजनेस, इसका कंज्यूमर से क्या लेना देना। नेक्स्ट है एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन और कंज्यूमर गुड्स। गवर्नमेंट का कोई भी हाथ इस पैसेज में नहीं बताया गया एक्सेप्ट द पर्टिकुलर एक्ट। फ्रॉडलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लोशन, यस, इसमें जिक्र हुआ है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो इसलिए बन रहा है कि कंज्यूमर को फ्रॉड, ट्रेड प्रैक्टिसेस और एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके। नेक्स्ट है व्हाट इन्फ्लुएंस कैन बी ड्रॉन अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑन फ्रॉडलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस। इस जो एक्ट है इसका इम्पैक्ट क्या है देखते हैं। द एक्ट हैज़ हैड लिटिल टू नो इम्पैक्ट ऑन फ्रॉडलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस। अगर कोई इसका इम्पैक्ट ही नहीं है तो फिर इसको बनाने से क्या फ़ायदा? तो ये तो नहीं हो सकता। Fraudulent trade practices have been completely eradicated by the Act. The Act has significantly reduced fraudulent trade practices in the market. Fraudulent trade practices have increased since the introduction of Act. सेक्ट में बोला है कि जो फ्रॉड ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रही है वो एक्ट की वजह से पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। ऐसा तो नहीं है, आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी भी लोगों को धोखा हो रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसमें बोला है कि बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं है फर्स्ट में, और सेकंड में बोला है कि इतना इम्पैक्ट है कि कुछ बचा ही नहीं है। थर्ड है कि जो एक्ट है उसने ऐसे मतलब कुछ हद तक रिड्यूस किया है फ्रॉड ट्रेड प्रैक्टिसेस को। ना तो इसमें डिनाई कर रहे हैं, ना इसमें पूरी तरह बोल ही दिया कि हाँ हमने तो कर ही दिया। तो 3 इज द राइट। फोर्थ में बोला है कि जो प्रैक्टिसेस और ज़्यादा बढ़ गए हैं इस एक्ट के आने से, तो ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं हुआ। तो नेक्स्ट करते हैं। ये हम कर चुके हैं फ्रॉडलेंट का एंटोनिम ऑनेस्ट। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज? देखते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर। It can be, आगे देखते हैं। The role of consumer awareness in effective implementation of the act. Next further, the challenge faced by consumer in seeking redress under the government. इस बारे में तो जिक्र नहीं हुआ। The limitation of consumer protection act, इस बारे में भी जिक्र नहीं हुआ। अब फर्स्ट और सेकंड देखते हैं। The importance of the consumer protection act in protecting consumer. The role of consumer awareness in effective implementation. देखिए, कंज्यूमर अवेयरनेस के बाद हमने नहीं किया, हमने कहीं नहीं बताया कि कंज्यूमर कैसे अवेयर हो सकता है, वो क्या क्या स्टेप ले सकता है, इस बारे में जिक्र नहीं। ज़्यादा जो हमने जिक्र किया वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में किया है कि एक्ट क्या है, कैसे काम करते हैं, इसके एम्प्लीफिकेशन क्या है। तो इट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है,
हाउ डज दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इम्पैक्ट कंज्यूमर इन देयर डे टू डे लाइफ? जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो कंज्यूमर के जो रोज़मर्रा की लाइफ है उसको कैसे इम्पैक्ट करता है? इट प्रोवाइड्स देम विद लीगल रिकोर्स फॉर रिजॉल्विंग ग्रीवेंसेस। इट कैन बी, नेक्स्ट पढ़ते हैं, चारों पढ़ के देखते हैं, फिर जो बेस्ट होगा हम वही चुनेंगे। इट इंकरेजेस कंज्यूमर टू एक्सप्लोर मैन्युफैक्चर। देखिए तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया। ये बोल रहा है कि जो कंज्यूमर है, ग्राहक है, जो उसको प्रोत्साहन कर रहा है कि जो मैन्युफैक्चरर्स है, जो सामान हमें दे रहा है, हम उसका शोषण करें अपने पर्सनल गेन के लिए, अपनी पर्सनल दुश्मनी के लिए। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इट रेस्ट्रिक्ट देयर चॉइसेस एंड ऑप्शन इन द मार्केट। ये कंज्यूमर की जो रेस्ट्रिक्ट हैं चॉइसेस हैं उसको कम कर रहा है। ये कैसे पॉसिबल? ये तो हमें और बता रहा है कि आप ये भी ले सकते हैं, आपका राइट है, आप MRP बेच लीजिए, ये हमारी मर्जी है। तो इट इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव स्टेटमेंट। इट हैज़ नो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ अ कंज्यूमर। यानी कि ये बोलना चाह रहे हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो बना दिया, लेकिन ये सिर्फ थ्योरी में है, इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है। हमें पता है कि हम कंप्लेन कर सकते हैं और हम उसको जुर्माना भी ले सकते हैं। तो इट विल बी द राइट आंसर। तो ये ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय।